हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। हमारे आज के इस लेक्चर में हम ऐसे कॉन्सेप्ट को, ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन एनटीए नेट के हर एग्जाम के हर शिफ्ट के अंदर इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस को पूछ ही रही है। तो इससे क्या होगा, ये आपका रिवीजन भी कवर करेगा, साथ ही साथ ये जो न्यू कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, जो आपको आपके जून एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग, हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे ऑलरेडी हमारे टीचिंग, रिसर्च एंड हायर एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है, आप वहां पे जाके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हो। ये आपको गारंटीड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिमोट डेटा कलेक्शन प्रोसीजर्स। यानी कि जो गिवन ऑप्शन दिया है इसमें से रिमोट डेटा कलेक्शन मेथड कौन से है। अब रिमोट डेटा कलेक्शन क्या होता है, ठीक है, पहले हम इसको समझते हैं। ये जो रिमोट डेटा कलेक्शन मेथड है ना, ये रिसर्चर तब यूज करते हैं जब पार्टिसिपेंट, यानी कि जो पार्टिसिपेंट है और जो रिसर्चर है, जब ये दोनों सेम लोकेशन में नहीं रहते, यानी कि डिस्टेंस में रहते हैं ना, जब ये डेटा मेथड जो है ना, कलेक्शन मेथड यूज करा जाता है। और इस डेटा कलेक्शन मेथड के अंदर रिसर्चर डेटा कलेक्ट करता है बाय फोन, ऑनलाइन मेथड या कोई भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट है यानी जिससे आपको डेटा कलेक्शन करना है, और जो रिसर्चर है जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, दोनों सेम लोकेशन में नहीं, दोनों डिस्टेंस पे रहते हैं। तो वहां पे ये लोग रिसर्चर यूज करता है ऑनलाइन मेथड, कोई भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म या कोई भी फोन के मीडियम से। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि रिमोट डेटा कलेक्शन मेथड क्या होता है। तो देखो आंसर क्या होगा, पॉपअप्स। पॉपअप्स क्या होता है, जो नोटिफिकेशंस आती है। इसके लिए पार्टिसिपेंट और रिसर्चर दोनों को सेम जगह पे रहने की जरूरत है क्या, नहीं। डेटाबेस ईमेल, ईमेल के थ्रू दोनों को सेम लोकेशन पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, वर्चुअल है। पैनल डिस्कशन और थर्ड पार्टी इंटरव्यू क्या है, यहाँ पे दोनों लोगों को फेस टू फेस अवेलेबल रहना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों आंसर हमारा नहीं होगा। द करेक्ट आंसर हियर इज बी, सी एंड डी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम पे दो कॉलम दिया है। कॉलम वन के अंदर हमको दिया है टाइप्स ऑफ रिसर्च, और कॉलम टू के अंदर हमको दिया है उन्हीं टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी जो रिसर्च के मेथड है उनकी विशेषताएं से हमको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको चार टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड दिया है। एक है कोहॉर्ट एनालिसिस, कल्टीवेशन एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस एंड कैनोनिकल एनालिसिस, ठीक है। अब पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, उससे क्या होगा, हमको आंसर को कनेक्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले तो ये याद रखना, ये जो कोहॉर्ट एनालिसिस है, कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो कोहर्ट एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, ये ग्रुप स्टडी होती है जहां पे आप एक ग्रुप का ऑब्जर्वेशन करते हो। अब ये ग्रुप कैसे बनता है, ये ग्रुप आप किन्हीं भी लोगों का ग्रुप नहीं बना सकते हो। ये ग्रुप के अंदर आप जो सैंपल को सेलेक्ट करते हो ना, वो लोग कॉमन एक्सपीरियंस या कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं। यानी आपने जिस लोगों को अपने इस ग्रुप, कोहर्ट ग्रुप में सेलेक्ट किया है, उनके अंदर कॉमन चीजें होती है, और उन्हीं कॉमन पैटर्न को आप ऑब्जर्वेशन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे ये ऑब्जर्वेशन करना है कि मेरे क्लास में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं जो मार्क्स अच्छा नहीं लेकर आते, ठीक है, जो मार्क्स अच्छा लेके नहीं आते, मुझे ये देखना है कि इनके क्या प्रॉब्लम है, मेरे को वो ऑब्जर्वेशन करना है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे क्लास के अंदर मैं उन ऐसे बच्चों का ग्रुप बनाऊंगी जो पढ़ने में बहुत पीछे है, जिनके मार्क्स हमेशा कम आते। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट किया जिनके मार्क्स बहुत कम आते। तो यहाँ पे कॉमन फीचर क्या हो गया, कि ये पूरे बच्चे जो है ना पढ़ाई में अच्छे नहीं, इनके मार्क्स हमेशा कम आते हैं, ये इनकी कॉमन विशेषताएं हो गई है ना। तो मैं ऐसे लोगों का यहाँ पे ग्रुप बनाती हूँ जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन ट्रेट शेयर करते हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर उनके बेसिस फिर मैं उनका ऑब्जर्वेशन करूंगी, ठीक है। तो ये होता है कोहॉर्ट एनालिसिस, जो हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो फिर मैं उनका ऑब्जर्वेशन करती हूँ और देखती हूँ कि किस तरीके से उनके अंदर ओवर अ टाइम चेंजेस आ रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन कल्टीवेशन एनालिसिस। तो देखो कल्टीवेशन एनालिसिस क्या होता है, ये बेसिकली बात करता है कि लोगों के ऊपर मीडिया, कोई भी मीडिया का, जैसे कि मान लो टेलीविजन का ज्यादा यहाँ पे एग्जांपल लिया जाता है, कि मीडिया या टेलीविजन का इम्पैक्ट लोगों की बिलीफ के ऊपर, उनके परसेप्शन के ऊपर क्या बन रहा है। यानी कि मीडिया या टेलीविजन का लोगों की सोशल रियलिटी को लेकर उनकी क्या परसेप्शन, क्या उनकी सोच बन रही है, उनका बिलीफ बन रहा है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे जो लोग क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक है, अब उनका सोशल चीजों पे क्या नजरिया बन रहा है कि जब भी वो रोड पे अगर अकेले चल रहे हैं या वो घर में अकेले हैं, तो उनके अंदर क्राइम पेट्रोल के अंदर जो चीजें होती है ना, वही अब उनका परसेप्शन बन गया है कि दुनिया में बहुत ज्यादा क्राइम है, मैं रात पे रोड पे अगर अकेले चलूंगा तो मेरे ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, मेरा किडनैप मतलब मुझे किडनैप कर लिया जाएगा। तो जो चीज आप देख रहे हो वो आपके ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रही है, यानी आपका सोशल परसेप्शन वो कैसे क्रिएट कर रही है, सोशल मीडिया या कोई भी मीडिया या टेलीविजन, ठीक है, इसको हम कहते हैं कल्टीवेशन एनालिसिस। फिर नेक्स्ट है हमारा फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस करना देखो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा वेरिएबल्स यानी बहुत ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, आप उनको क्या करते हो, उन वेरिएबल्स को आप रिड्यूस कर देते हो, इसलिए हम फैक्टर एनालिसिस को डेटा रिडक्शन भी कहते हैं। आप यहाँ इसमें क्या होता है, आपके पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से अक्सर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो सकती है ना, तो चीजें एक्यूरेट नहीं हो सकती है। तो फैक्टर एनालिसिस एक ये डेटा रिडक्शन मेथड है, जहां पे आप डेटा को रिड्यूस करते हो और उस हद तक डेटा आप सेलेक्ट करते हो जिससे आपको एक क्लियर एंड अच्छी आपको सही डेटा मिल सके विदाउट एनी कंफ्यूजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट मैंने सेल किया, मैं उससे रिव्यू ले रही हूँ, तो अगर मैं अपने जो क्लाइंट्स ने जो कस्टमर्स ने परचेज किया, मैं उनसे पूछूं कि डिड यू लाइक माई प्रोडक्ट, फिर मैं पूछूं क्या आप ये प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करोगे, आपको ये प्रोडक्ट कितना अच्छा लगा, आपको इसका प्राइस कितना अच्छा लगा, तो मैं एक ही प्रोडक्ट के बारे में मैं 10 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो ये तो लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो जाएगा। तो फैक्टर एनालिसिस के थ्रू क्या होगा, मैं इस डेटा को रिड्यूस करूंगी, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी डू यू लाइक माई प्रोडक्ट, एग्री डिसएग्री। इससे क्या होगा, मैंने क्या किया, मेरे को जो एक ही रिपीट जो मैं कर रही थी, मैंने उसको शॉर्ट करके रिड्यूस करके मैं एक कंप्लीट और सही डेटा ले सकूंगी, इतने ज्यादा अननेसेसरी क्वेश्चंस आस्क करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। लास्ट में हमारा कैनोनिकल एनालिसिस। तो कैनोनिकल एनालिसिस देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आप दो या दो से ज्यादा जो डेटा है, जो वेरिएबल्स है, उनके बीच के आप रिलेशनशिप को आप यहाँ पे स्टडी करते हो, ठीक है, उनके बीच के रिलेशनशिप को आप फाइंड करते हो, उसको हम बोलते हैं कैनोनिकल एनालिसिस, ठीक है। तो अब हम आंसर कनेक्ट करते हैं। कोहॉर्ट एनालिसिस, इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आप क्या करते हो, स्पेसिफिक पॉपुलेशन को स्टडी करते हो, तो ये हो गया हमारा पहला, है ना। फिर आती है कल्टीवेशन एनालिसिस, सोशल वर्ल्ड के ऊपर आपका क्या परसेप्शन बन रहा है ये इसकी बात करता है। तो हमारा ए का आंसर क्या हो गया, ए का इज 1, बी का इज 2, है ना, सॉरी बी का इज 3। फैक्टर एनालिसिस में क्या होगा, जहां पे आप मल्टीवेरिएट का मतलब ही ये है दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होना, ठीक है, तो वहां पे आप उसको क्या करते हो, डेटा रिडक्शन, ये आपको मैंने अभी बताया। कैनोनिकल में क्या होता है, आप दो या दो से ज्यादा के बीच का रिलेशन को आप पता करते हो। हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ। सो आई होप आपको ये अच्छे से मीनिंग समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द कॉलम है, हमको करेक्ट आंसर मैच करना है। पहला दिया है कंटेंट एनालिसिस। देखो कंटेंट क्या होता है, कंटेंट ये कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट हो सकता है, ये कोई भी इमेज हो सकता है, कोई भी ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है। यानी कि देखो रिसर्चर जब डेटा कलेक्ट करता है, वो डेटा क्यों कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्शन करने के बाद वो अपने डेटा को एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, उसको समझने की कोशिश करता है, और उसी के बाद वो क्या करता है, उस डेटा के ही ऊपर वो कंक्लूजन ड्रॉ करता है ना, इस तरीके से पूरा प्रोसीजर काम करता है। तो कंटेंट एनालिसिस क्या है, रिसर्चर ने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, यानी चाहे वो रिटन डॉक्यूमेंट्स हो या कोई भी कम्युनिकेशन के मोड से, जब उस डेटा के कंटेंट को वो एनालाइज करता है, यानी कि वो जो डेटा उसने कलेक्ट किया है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो डेटा क्या बता रहा है, उस डेटा का क्या मीनिंग है, जब वो उसको समझने के लिए एनालाइज करता है, उसको हम बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। अब ये कंटेंट कैसे होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ विद एग्जांपल। जितना भी डेटा है, डेटा बहुत बड़ा है, तो रिसर्चर क्या करेगा, इसके अंदर से एक स्पेसिफिक चीज उठाएगा और उसी को वो एनालाइज करेगा पूरे अपने डेटा के अंदर कि वो पैटर्न कितना रिपीट हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो रिसर्चर जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई स्टडी कर रहा था, ठीक है, तो अब रिसर्चर ने क्या किया, ये एक साल के पैटर्न की मैं 1 ईयर का एग्जाम्पल ले लूँ। अब रिसर्चर ने मान लो कुछ इंटरव्यू कंडक्ट किए, कुछ क्वेश्चनर किसी को दिए, सर्वे वगैरह किया, तो अब मान लो उसके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट आया, उसके अंदर कितनी बारी अनएम्प्लॉयमेंट रिपीट हुआ है,
वो इसको एनालाइज कर रहा है कि हर बंदे ने जिसका जिसका मैंने इंटरव्यू लिया है या क्वेश्चनर दिया है उसने अनएम्प्लॉयमेंट को रिपीट किया है। तो क्या ये कंटेंट एनालिसिस हो गया। अब ये क्या करेगा, इसको अंडरस्टैंड, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझेगा। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो रिसर्चर किसी का इंटरव्यू उठा के सुन रहा है, किसी का ऑडियो सुन रहा है, किसी का वीडियो इंटरव्यू देख रहा है, ठीक है। अब वो देख रहा है बार बार उस स्पीच के अंदर बंदे ने अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड को रिपीट किया है, तो समझ रहा है कि भाई ये अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, ठीक है। ऑडियो भी सुन रहा है, वो देख रहा है कि भाई ये रिपीट कैसे वर्ड हो रहा है, बार बार अनएम्प्लॉयमेंट यूज हो रहा है। उसने क्या किया, जो उसके पास अनएम्प्लॉयमेंट उसने डेटा कलेक्ट किया उसको उसने उठाया और उसके कंटेंट को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ रहा है, क्या मीनिंग क्या है इसके पीछे का, ठीक है। ये होता है कंटेंट एनालिसिस, जहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट को समझते हो। फिर आता है सोशल नेटवर्क एनालिसिस। तो देखो सोशल नाम आ गया, मतलब यहाँ पर ये सोशल ग्रुप की बात कर रहा है, समाज में इंटरेक्शन के लिए। और समाज में इंटरेक्शन के लिए हमेशा दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, सामाजिक इंटरेक्शन, दो या दो से ज्यादा के लोगों के बीच में संबंध हो पाएगा ना। अब ये इसके अंदर नेटवर्क एनालिसिस क्या आता है, मैं आपको भी एग्जांपल बताती हूँ। जब हम हमारे सामाजिक रिलेशन को, सोशल रिलेशन को समझने के लिए जब हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ग्राफिकल थियरी भी कहते हैं या ग्राफ थियरी भी बोलते हैं, यानी हम ग्राफ के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू जब हम अपने सामाजिक जो रिलेशन है उसको समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो होता है सोशल नेटवर्क एनालिसिस। देखो फॉर एग्जांपल, अभी आजकल हमारे पास कितने सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है, एफबी है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और इन सब के जरिए क्या हो रहा है, हमारा सोशल ग्रुप बहुत बढ़ता जा रहा है। अब ये अच्छे के लिए भी है, यानी कि हम अच्छे किसी, जैसे भी हमको कोई चीज पसंद है तो हम अच्छे के लिए उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर हमको सोशल मीडिया पे किसी का कंटेंट अच्छा नहीं लगा, हम उसको नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं, हम उसको डिसलाइक भी कर रहे हैं, तो यानी हर तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। इसी सोशल नेटवर्क के थ्रू आप लोगों के अंदर मोटिवेशन भी आ रहा है। मीम्स जैसे देखो बहुत चलते हैं, अच्छे चल रहे हैं, बुरे भी चल रहे हैं, किसी के मजाक उड़ाने के लिए भी चल रहे हैं, मोटिवेशनल कोड्स भी आ रहे हैं। हमको हम रहते यहाँ है लेकिन हमको ग्लोबल न्यूज भी मिल रही है, तो ये सब क्या है, ये सोशल नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू है। अब ये इसके अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होती है नोट्स और एक होते हैं एजेस, जिसको हम टाइज या लिंक भी कहते हैं, ठीक है। नोट्स क्या होता है, नोट्स ये कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी एंटिटीज हो सकती है, ठीक है। और एजेस क्या होता है, माध्यम जो जोड़ती है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो जो बंदा इंस्टाग्राम चला रहा है वो हो गया नोड्स, ठीक है। एजेस क्या है, एजेस टाइज या लिंक बताता है कनेक्शन। अब इंस्टाग्राम में वो बंदे के साथ लोग कैसे जुड़ रहे हैं, उसके फॉलोअर्स बनकर, ये क्या हो गया, ये कनेक्शन हो गया। तो नोड्स और टाइज के बीच का कनेक्शन कैसे हुआ, एक कौन है जो इंस्टाग्राम जिसका है अकाउंट, और एक जो फॉलोअर्स बन के उसके साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको जो ये जो सोशल रिलेशन है, जब आप उसको ग्राफिकल थ्रू एनालाइज करते हो, ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हो, नेटवर्क के थ्रू प्रेजेंट करते हो, एनालाइज करते हो, उसको हम कहते हैं सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक डिफरेंशियल। तो देखो सिमेंटिक डिफरेंशियल क्या है, ये एक मेजरमेंट स्केल है, ये याद रखना, ये क्या है, ये मेजरमेंट स्केल है। और ये कब यूज किया जाता है, जब हम जिन पार्टिसिपेंट को हम स्टडी कर रहे हैं ना, उनके सब्जेक्टिव परसेप्शन को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को यूज करते हैं। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे लोगों का जो आंसर होगा ना, वो उनकी परसेप्शन, उनकी सोच के हिसाब से होगा, जो डिफर करता है। जैसे मान लो ये डिपेंड करता है लोगों की समझ के ऊपर, उनके विचार के ऊपर, उनकी सोच की, किस चीज को लेके उनकी क्या सोच है, उनकी क्या परसेप्शन है। जैसे मान लो अगर मैंने कहा सेल, तो जो इंजीनियर है वो क्या समझेगा, बैटरी वाली सेल, है ना। जो साइंस का स्टूडेंट है वो कौन सी सेल समझेगा, जो बॉडी सेल्स होती है, करेक्ट। तो ये परसेप्शन के ऊपर है, इसलिए हम इसको सेमेंटिक डिफरेंशियल कहते हैं, ये स्केल मेजरमेंट। अच्छा, अब हम इसको अपने रिसर्च में कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको उसका मीनिंग बता दिया। अब हम इसको अपने रिसर्च में स्केल, इसको मेजरमेंट करने के लिए कैसे यूज करते हैं, देखो इसके अंदर हमेशा बायपोलर एडजेक्टिव यूज होता है, यानी कि अपोजिट वर्ड। जैसे मैंने अभी किसी से क्वेश्चन पूछा, क्या आपको ये अच्छा लगा, मेरा ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो किसी को लगेगा गुड, किसी को मेरा प्रोडक्ट लगेगा बैड। क्या हो गया, ये बाइपोलर एडजेक्टिव, यानी कि ये अपोजिट वर्ड की बात कर रहा है।
अगर मैंने किसी से पूछा कि भाई ये आपको कितना टॉल लग रहा है, तो किसी को लगेगा टॉल, किसी को लगेगा शॉर्ट। तो यहाँ पे हमेशा अपोजिट होता है, याद रखना, ये हमेशा बाइपोलर एडजेक्टिव यानी कि अपोजिट की बात करता है। ठीक है, ये परसेप्शन, ये सब्जेक्टिव होता है, ये डिपेंड। किसी को कोई चीज अच्छी लग रही है, जैसे अभी भाई अगर आपने कोई रेस्टोरेंट में गए, आपने पिज्जा ऑर्डर किया, किसी को वो पिज्जा अच्छा लगेगा, वो लाइक का रिव्यू देगा, किसी को वो टेस्ट अच्छा नहीं लगा, वो डिसलाइक कहेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव परसेप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सब्जेक्टिव है, ये आपकी खुद की है, ये डिफर करती है पीपल टू पीपल। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा मेटा एनालिसिस। देखो मेटा एनालिसिस क्या होता है, ये याद रखना, ये सबसे ट्रस्टवर्दी एविडेंस होता है, यानी आप इसको सबसे ट्रस्टवर्दी सोर्स ऑफ एविडेंस कहते हो। इसका रीजन ये देखो, मेटा एनालिसिस में होता क्या है, जो ऑलरेडी एक साइंटिफिक स्टडीज जो पहले से प्रेजेंट होती है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है, मल्टीपल साइंटिफिक स्टडीज को अपना एज अ डेटा कलेक्ट करता है, यानी जो ऑलरेडी थियोरीज जो प्रेजेंट है, ऑलरेडी जो स्टडी के रिजल्ट जो पहले से प्रेजेंट है, जो साबित करे जा चुके हैं, वो मल्टीपल स्टडी के रिजल्ट को लेता है एज अ अपना डेटा। ठीक है, उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ करता है। तो अब देखो भाई, अब लॉजिक सी बात है ना, जो चीज ऑलरेडी पहले से प्रूव हो चुकी है, ठीक है, जो मल्टीपल टाइम जो प्रूव हो चुकी है, और आप मल्टीपल उसके मतलब ऑप्शंस को आप देख रहे हो, मल्टीपल रिजल्ट को आप एनालाइज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना कि आपको जो भी उससे जो डेटा है, जो भी कंक्लूजन मिलेगा, वो एकदम ट्रस्टवर्दी हो। तो इसलिए मेटा एनालिसिस को ना हम समरी भी कहते हैं, समराइजेशन। क्यों? क्योंकि वहां पे आप मल्टीपल रिजल्ट को आप एनालाइज करते हो, तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट समरी है उसी को लेकर आप एनालाइज करते हो। तो क्या करते हो आप यहाँ पे, सिर्फ एक समराइजेशन का काम करते हो, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड एंड रिजल्ट प्रूफ थियरीज होती है, स्टडीज होती है। आप उठा के उस डेटा को आप सिर्फ एनालाइज करते हो और एक समरी के थ्रू अपने आंसर को आप प्रेजेंट कर देते हो। ठीक, तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर रिपोर्ट his or her research finding to the research audience in such a way that his or her personal views are necessarily getting supported. This would involve which issues? अब बताओ, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो रिसर्चर है ना, जो वो अपने रिसर्च की फाइंडिंग कर रहा है, ऑडियंस से जो भी वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, उसके अंदर रिसर्चर क्या कर रहा है, अपनी पर्सनल व्यूज, अपनी पर्सनल विचारधारा, यानी कि वो बायसनेस डाल रहा है। ठीक है, अपनी पर्सनल विचारधारा को वो उसके अंदर ऐड कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इशू रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है, रिसर्च मॉरल के खिलाफ है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो नए वर्ड्स है, एक है टेक्निकल एबरेशन और एक पर्सनल प्रिडिलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो टेक्निकल एबरेशन का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें। ठीक है, जैसे मान लो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आपने फोटो क्लिक करी, अब वो फोटो ब्लर आ गई, तो क्या हो गया, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप जो नॉर्मल रिजल्ट चाह रहे थे उससे कुछ अलग हो गया, तो ये टेक्निकल एबरेशन हो गया, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो गई। पर्सनल प्रिडिलेक्शन क्या हो गया, फेवर करना, ये क्या हो गया, फेवरिंग करना, इसको आप पार्शलिटी या बायसनेस भी कह सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर को जो चीज पसंद है रिसर्चर वही करेगा। ठीक है, ये इसके बारे में बात करता है। और साइंटिफिक रिगर का मतलब क्या होता है, कि सही तरीके से काम चल रहा है, यानी साइंटिफिक तरीके से ही काम हो रहा है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। और रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या होता है, कि भाई जो आपको फाइंडिंग मिल रही है, आप वही चीज दिखाओ, आप उसके अंदर अपने पर्सनल व्यूज को लेकर मत आओ। जब भी अपने पर्सनल व्यूज को रिसर्चर लेकर आएगा, वो रिसर्च के एथिक्स के खिलाफ होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर वेर इन द फोकस ऑफ कंसर्न इज द एक्सप्लोरेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ थियरीज टू न्यूली emerging practices and domains of knowledge is called। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि हमको बताना है कि गिवन रिसर्च में से कौन सा ऐसा रिसर्च है जो कब किया जाता है, जो थियरीज ऑलरेडी एप्लीकेबल है, मौजूद है, आप उन्हीं मौजूद थियरी को उठाकर आप उन्हीं को एक्सप्लोर करते हो और न्यू सिचुएशन में आप उसको यूज करते हो। ठीक है, तो द आंसर इज सेकेंड लेवल रिसर्च। देखो सेकेंड लेवल रिसर्च क्या होता है, यहाँ पे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है, यानी कि आपसे पहले ऑलरेडी किसी दूसरे बंदे ने रिसर्च करके रखा है, उसने डेटा कलेक्ट करके रखा है, आप सिर्फ उसके काम को उठाकर आप स्टडी करते हो, बस आप काम करते हो। ठीक है, दैट इज सेकेंड लेवल रिसर्च, ऑलरेडी किसी ने किया हुआ है, आप उसके काम को उठाकर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी किसी ने डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है, आप उसी के डेटा को उठाकर आप दूसरे के डेटा को यूज करते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है ना, प्रैक्टिशनर रिसर्च, थियोरेटिकल एंड सिचुएशनल रिसर्च। तो प्रैक्टिशनर रिसर्च क्या होता है, यहाँ पे जो रिसर्च इसलिए किया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, यानी कि जो भी गिवन प्रॉब्लम है
उसको प्रैक्टिस करके अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर कोई भी थ्योरी डेवलप नहीं करी जाती है। थियोरटिकल रिसर्च क्या होता है, ये मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ये एक्चुअल में ये लॉजिकल अपना रिसर्च होता है, जहाँ पे आप पैटर्न को ऑब्जर्व करते हो, थियोरी डेवलप करते हो। सिचुएशनल रिसर्च क्या होता है, मान लो कोई भी गिवन कंडीशन या गिवन सिचुएशन है, आप उसको ग्राउंड लेवल से एनालाइज करते हो, आप उसको इन डेप्थ समझते हो कि ये ऐसी सिचुएशन क्या है जिससे आपको आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट सब कुछ पता चलेगी। आप ग्राउंड लेवल से यहाँ पे इसको उस सिचुएशन को एनालाइज करते हो, देन आप अपना इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबको स्टडी करते हो, देन यू डेवलप योर आइडियाज या आपको जो भी थियरी दे। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मल्टीवेरिएट स्टडीज डिमांड लार्जर सैंपल्स देन यूनिवेरिएट स्टडीज। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है मल्टीवेरिएट स्टडीज डू नॉट एनालाइज द डेटा सेट्स इन्वॉल्विंग सेवरल रिस्पॉन्सेज। पहले तो हम ये समझते हैं कि मल्टीवेरिएट क्या होता है, यूनिवेरिएट क्या होता है। ठीक है, मल्टीवेरिएट का मतलब होता है मल्टीपल वेरिएबल्स, यानी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स, हम उसको कहते हैं मल्टीवेरिएट। ठीक है, यूनिवेरिएट क्या होता है, सिंगल वेरिएबल। ओके, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे मेरे दो पास दो वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिया है एजुकेशन। ओके, तो इसका आउटकम क्या रहेगा, गुड जॉब, ये मैंने एक लिया है, कंसिडर किया है। तो ये हो गया आपका यूनिवेरिएट स्टडीज। ठीक है, अब मल्टीवेरिएट क्या होगा, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स है, तो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे एजुकेशन। अब इससे मल्टीपल आउटकम्स निकलेंगे, जैसे कि गुड जॉब। अब गुड जॉब है तो अर्निंग अच्छी होगी, तो गुड लाइफस्टाइल भी होगी, है ना। सेटिस्फैक्शन मतलब सेटिस्फाइड लाइफ, ये सब चीजें आ सकती है। मल्टीपल वेरिएबल्स, मल्टीपल आउटकम्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन क्या बोलता है कि मल्टीपल वेरिएट स्टडीज डिमांड लार्जर सैंपल्स देन यूनिवेरिएट। ऑब्वियस है, जब मल्टीपल वेरिएबल्स है तो सैंपल्स भी लार्ज लगेंगे। ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, मल्टीवेरिएट स्टडीज डू नॉट एनालाइज द डेटा सेट्स इन्वॉल्विंग सेवरल रिस्पॉन्सेज। अब हमको जब मल्टीपल वेरिएबल्स की बात आ रही है तो रिस्पॉन्सेज भी तो ज्यादा ही होंगे ना, तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। तो द करेक्ट आंसर इज वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया हो, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।